कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सभी बच्चे जब संजना की तरफ देखने लगे तो विवान बोला, जान बच्चे तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। विवान ने धीरे से कहा और संजना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर अपनी बाहें फैला दी। सारे बच्चे दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग गए। मम्मा, क्या आपसे हम सब आपको मम्मा बोल सकते हैं? रवि ने कहा। संजना उन सबके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बारी बारी से उन सबके माथे पर किस करके बोली, बिल्कुल, अगर आप सब मुझे मम्मा बोलोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। आफ्टर ऑल पहली बार वो सब संजना को मम्मा जो बोलने वाले थे। सबने एक साथ कहा मम्मा आई लव यू और संजना के गले लग गए। संजना के हाथों में गोली लगने की वजह से दर्द हो रहा था, फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आने दिया। बच्चों के माँ बोलने से जो खुशी उसे मिल रही थी, ऐसी खुशी शायद ही उसे कभी मिली थी। हमें मम्मा तो मिल गई, पर पापा? रानी अपनी आधी बात बोलकर चुप हो गई और इसी के साथ फिर सारे बच्चों के चेहरे पर उदासी छा गई। पापा यहाँ हैं। विवान ने अपने घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों बाहें फैला दिया और इसी के साथ सारे बच्चों के चेहरे पर फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। सब संजना के पास से दौड़ते हुए विवान के पास आए और उसके गले लग गए। सच में हम आपको पापा बुला सकते हैं? विवान बोला, बिल्कुल, ये या फाइनल, हमें मम्मा पापा मिल गए। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और एक साथ संजना और विवान के गले लग गए। सौरी जो दरवाजे के पास खड़ा होकर उन सबको देख रहा था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। वो बहुत ही खुश था संजना के लिए। आखिरकार उसे ऐसा जीवन साथी मिला था जो हर मोड़ पर उसके साथ था। सौर्य बच्चों को लेकर अग्रवाल मेंशन के लिए निकल गया। अब वे सब वहीं पर रहने वाले थे, सिर्फ संजना को छोड़कर। सबके जाने के बाद संजना विवान से बात करने छत पर गई, क्योंकि विवान इस वक्त छत पर खड़ा था। विवान, क्या तुम बताओगे, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? संजना ने छत पर आते ही विवान से कहा, जो इस वक्त रेलिंग के पास खड़ा होकर सामने अंधेरे को घूर रहा था। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी बातों से? तुम्हें तो बस वही करना है जो तुम चाहो। विवान ने हल्का नाराज़गी से कहा। वो अभी भी सामने ही देख रहा था। संजना बोली, विवान, ऐसे भी क्या किया मैंने जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे सामने आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर गोली कंधे की जगह कहीं और लगी होती तो? इस बार विवान की बातों में दर्द था, जिसे महसूस कर संजना की आंखें हल्की नम हो गई। संजना ने विवान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर मैं सामने नहीं आती तो वो गोली तुम्हें लगती, और तुमने सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? जितना ज़रूरी मैं तुम्हारे लिए हूँ, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी तुम मेरे लिए हो। तुम्हारा होना मायने रखता है विवान, चाहे तुम मेरे करीब रहो या मुझसे दूर। जान? विवान उसका हाथ झटक कर दूसरी तरफ घूम गया। संजना कुछ पल खाली आंखों से उसकी पीठ को घूरती रही और एकाएक आगे बढ़कर पीछे से उसे गले लगा लिया। संजना बोली, वो सब मेरे लिए नया नहीं था विवान। हर रोज़ रात को मैं ऐसे खतरों से खेलती हूँ। वो मेरा प्रोफेशन है, मेरी ड्यूटी है जो मैं पूरे दिल से निभाती हूँ। विवान ने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, हर चीज़ अकेले हैंडल कर सकती हो, तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी या किसी की भी ज़रूरत नहीं है, पर मुझे है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जान। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगा। संजना ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दिया। दोबारा ये शब्द बोले ना तो मैं खुद तुम्हारा जान ले लूँगी, समझे? एक वादा करोगी? विवान ने अपनी हथेली आगे कर दिया। वादा रहा। संजना ने बिना उसका वादा सुने ही उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। विवान बोला, पहले मेरी बात तो सुन लेती। संजना बोली, मुझे पता है तुम क्या कहोगे, यही ना कि तुम चाहे जो भी करो पर हमेशा खुद को सेफ रखना। विवान के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई और उसने संजना को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बाहों में भरकर खड़े रहे। मिस्टर विवान खन्ना, आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। याद है ना डैड ने क्या कहा था, जब तक हमारी फिर से शादी नहीं हो जाती आप मुझसे दूर रहेंगे? संजना उससे अलग होते हुए बोली।
ये मुझसे कभी नहीं होने वाला जान। विवान ने संजना को अपनी बाहों में उठा लिया और नीचे ले जाने लगा। संजना बोली, तुम मेरे डैड के बातों को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं विवान खन्ना हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विवान बोलते हुए उसे नीचे कमरे में लाया और बेड पर लिटा दिया। विवान, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। संजना उठकर बैठ गई और उसे घूरते हुए बोली। विवान बोला, तुम मुझे भगाओगे? संजना बोली, हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो भगा कर दिखाओ। विवान ने अपना ब्लेजर निकाल कर सोफे पर फेंका और दरवाज़ा लॉक करके बेड पर आ गया। संजना बोली, विवान, तुम कभी मेरी सुनते नहीं हो, कम से कम डैड की तो सुन लो। मैं कभी किसी की नहीं सुनता, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, और इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बीवी को अपने बाहों में भरकर सो जाऊँ, तो अब मैं वही करूँगा। विवान ने अपनी बाहें फैला दी, पर संजना ने एक बार उसे घूर कर देखा और कमरे की लाइट ऑफ करके दूसरी तरफ मुड़कर सो गई। मेरी जंगली बिल्ली, विवान धीरे से बुदबुदाया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन शौर्य अपने ऑफिस में काम कर रहा था और पाखी उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन को नोटपैड पर नोट कर रही थी। शौर्य बोला, नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो जैसा है वैसा हो जाना चाहिए। पाखी बोली, यस सर, हो जाएगा। वो वहाँ से उठकर जाने लगी। अचानक उसे चक्कर आया और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली थी, शौर्य ने जल्दी से उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पाखी पाखी, ओपन योर आईज। शौर्य उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, पर वो उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से उसे उठाकर सोफे पर लिटाया और डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में एक लेडी डॉक्टर वहाँ आई और पाखी को चेक करने लगी। शौर्य उसके सामने परेशान होकर इधर उधर टहल रहा था। डॉक्टर बोली, डोंट वरी मिस्टर अग्रवाल, परेशानी की बात नहीं है, ये ठीक है। शौर्य परेशान होकर बोला, अगर ये ठीक है तो बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर बोली, बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट। व्हाट? डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य हैरान हो गया। उसे समझ ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। क्या क्या कहा आपने डॉक्टर? पाखी को धीरे धीरे होश आने लगा और उसने डॉक्टर की बातें सुन ली। डॉक्टर बोली, आप लगभग 3 हफ्तों से प्रेग्नेंट हैं और आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपको पता ही ना हो। 3 हफ्ते? पाखी की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे या क्या बोले। उसका दिमाग पूरी तरह से झन्ना चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो भी उसके साथ हुआ था उसमें ना ही उसकी गलती थी और ना ही उस मासूम बच्चे की। बिना किसी कसूर के भी दुनिया उस बच्चे को नाजायज़ कहेगी, और उसका क्या? अब सबको पता चल जाएगा उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर बोली, देखिए आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपना ध्यान रखिए। इस हालत में स्ट्रेस लेना बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आप अभी बहुत ज़्यादा वीक हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप रेगुलर उसे लीजिएगा। डॉक्टर ने दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखकर शौर्य के हाथों में थमा दिया। शौर्य डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने आया और उसके बाद वो वापस केबिन में आया तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया, क्योंकि इस वक्त पाखी खिड़की के सामने खड़ी थी और वो वहाँ से कूदने वाली थी। पाखी, नो! शौर्य जोर से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो जैसे ही उसके पास पहुँचा वैसे ही पाखी ने खिड़की से नीचे छलांग लगा दिया, लेकिन वक्त रहते शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त पाखी 60 मंजिल बिल्डिंग के खिड़की से नीचे लटकी हुई थी और शौर्य की जान उसके हलक में अटक गई थी। आर यू मैड? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? शौर्य गुस्से में उसे डांटने लगा। उसने मजबूती से पाखी का हाथ पकड़ रखा था। सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अब नहीं सीना, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरना है। वो लगातार रोए जा रही थी और शौर्य के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जस्ट शट अप, अगर एक शब्द और कहा ना तो सच में यहाँ से नीचे छोड़ दूंगा, शौर्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। जैसे ही पाखी ऊपर आई, शौर्य ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया, जिससे पाखी का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वो घुटनों के बल बैठकर फपक फपक कर रोने लगी। शौर्य की आंखों में भी हल्की सी नमी थी। पाखी का नीचे कूदना, उफ! वो मंजर याद करते ही शौर्य का दिल अंदर तक कांप गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर पाखी की हालत देखकर उसने अपने गुस्से को काबू किया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया।
पागल लड़की, ये क्या करने वाली थी? अपने साथ साथ एक छोटे से मासूम बच्चे को मारने वाली थी जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं। सौर्य ने मजबूती से उसे अपनी बाहों में जकड़ कर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या करेगा वो इस दुनिया में आकर? उसे तो ये समाज नाजायज ही कहेंगे ना। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है वो इस दुनिया में आए ही नहीं। पाखी अभी भी रोए जा रही थी। सौर्य के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। सच ही तो कहा उसने। जो भी पाखी के साथ हुआ उसमें ना ही उसकी गलती थी और ना ही उस मासूम बच्चे की। पर ये समाज तो बस धब्बा लगाना जानता है और उसके बच्चे के माथे पर भी नाजायज शब्द का धब्बा लगा देगा। ये खोखला समाज और इसके लोग कभी भी किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले ये नहीं सोचते उसके चरित्र को मैला करने वाला भी इसी समाज का कोई पुरुष है। उसे तो बस स्त्री निर्बल दिखती है जिसके ऊपर सारे इल्जामों की पोटली बांधकर उसके झोली में डाल देते हैं। पति ने छोड़ दिया तो वो छोड़ी हुई औरत हो गई। किसी दरिंदे ने उसके जिस्म को नोच डाला तो वो अपवित्र हो गई। बिन ब्याही किसी के बच्चे की माँ बन गई तो वो चरित्रहीन और बदचलन हो गई। सारे टैक्स, सारे इल्जामों सिर्फ औरत को ही नवाजा जाता है। अरे जब कोई मर्द किसी औरत को छोड़ता है तो समाज ये क्यों नहीं कहता वो छोड़ा हुआ मर्द है। जब कोई दरिंदा किसी मासूम शख्सियत के जिस्म को नोच डालता है तो ये समाज उसे क्यों नहीं कहता वो अपवित्र है, चरित्रहीन है, कुल्टा है। अगर कोई औरत बिन ब्याही माँ बनती है तो उससे बदचलन बोलने से पहले ये समाज ये क्यों नहीं सोचता कि उसे बदचलन बनाने वाला भी उसी समाज का कोई ढोंगी पुरुष है। लेकिन नहीं, समाज ये कहाँ सोचता है। वो तो बस स्त्रियों पर इल्ज़ाम लगाना जानता है। जब सतयुग में इस निर्दयी समाज ने सीता माँ पर विश्वास नहीं किया तो कलयुग में किसी स्त्री पर क्या ही विश्वास करेगा। पाखी सौर्य की बाहों में रोते रोते सो चुकी थी। सौर्य ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने केबिन में बने प्राइवेट रूम में ले जाकर उसे बेड पर लिटा दिया। उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर कुछ पल तक उसके चेहरे को देखता रहा जो रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। जिन दरिंदों ने तुम्हारे साथ गलत किया भले ही उनका नामो निशान मिट चुका है, पर तुम्हारे मासूम दिल पर लगे उस काली रात के कालिक को कैसे मिटाया जाए। जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन तुमसे एक वादा ज़रूर कर सकता हूँ। कोई भी इस बच्चे को नाजायज़ नहीं कहेगा क्योंकि ये बच्चा सौर्य अग्रवाल का बच्चा कहलाएगा। सौर्य ने उसके पेट पर हाथ रखा और झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। वो वहीं बेड से टेक लगाकर न जाने कितने देर तक उसके बालों को सहलाते रहा। अगली सुबह जब संजना की नींद खुली तो उसने खुद को विवान के मजबूत बाहों के घेरे में पाया। उसकी नज़र जब सोते हुए विवान पर पड़ी थी तो उसके होठों पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई और वो सोच कर तो और भी ज़्यादा वो खुश हो गई कि फाइनली उसके डैड ने उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी है। आई लव यू विवान। संजना ने विवान के गाल पर किस करके उठने लगी पर विवान ने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे फोरहेड पर किस कर रही हो। वो वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोला और संजना हैरानी से उसे देखने लगी। संजना बोली, तुम तो सो रहे थे ना। जब इतनी खूबसूरत बीबी बाहों में हो तो कोई गधा ही होगा जो सोएगा। विवान ने करवट लिया और संजना को अपने नीचे दबा दिया। सुबह के 9 बजे नहीं कि तुम्हारा रोमांस चालू हो गया। हटो, मुझे नहाने जाना है। संजना उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, पर विवान कहाँ उसकी एक भी सुनने वाला था। अकेले तो तुम रोज नहाती हो, क्यों ना आज तुम अपने प्यारे पति देव के साथ बाथिंग लो। विवान ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सोचना भी मत समझे, संजना उसे घूरते हुए बोली। मैंने तो बहुत पहले ही सोच लिया है जान। उसने जल्दी से उठकर संजना को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। बीबी गुस्सा हो या नाराज हो रोमांस करके मनाना चाहिए। संजना बोली, तुम ना एक दिन पीटोगे मुझसे। उतारो मुझे नीचे। पीट लेना मेरी जान, पहले एक साथ नहा तो लेने दो। विवान सीटी बजाते हुए वॉशरूम में उसे ले गया। संजना बोली, यार विवान, सुबह सुबह क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? उसने संजना को वॉशरूम में उतार दिया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब तो संजना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे लग रहा था विवान अब तक मजाक कर रहा था, पर वो तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। नो विवान, डोंट डू दिस, वरना बहुत ज़्यादा पिटोगे मेरे हाथों से।
संजना अपना कदम पीछे लेते हुए बोली, क्योंकि विवान उसके करीब बढ़ रहा था। जान, पहले ही हम बहुत बार करीब आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे शर्टलेस देखकर ऐसे शर्माने की ज़रूरत है, विवान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हो, तुम जाओ यहाँ से बाहर, संजना ने उसे घूरते हुए कहा। पर विवान ने उसकी एक न सुनी और अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर शावर ऑन कर दिया। विवान, एकदम से ठंडे पानी की बरसात से संजना अंदर तक सहम गई और थोड़ा गुस्से में चिल्लाई। पर विवान कहाँ सुनने वाला था। विवान ने उसे दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, तुम्हारा ही पति हूँ, कभी तो खुद से मेरी तरफ कदम बढ़ाया करो। मेरा भी दिल चाहता है मेरी बीवी खुद मेरी तरफ कदम बढ़ाए। आखिर सच ही तो कहा था उसने। जब से वो संजना से मिला था तब से लेकर अब तक सिर्फ वही उसकी तरफ कदम बढ़ाता था। संजना ने अभी तक मुश्किल से 1 या 2 बार ही उसे आई लव यू बोला होगा। खुद आगे बढ़कर उसे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। संजना ने उसकी आंखों में देखा तो सच में उसे उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। विवान पीछे हटने लगा, पर उससे पहले ही संजना ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके कुछ समझने से पहले ही उसके होठों को लॉक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी को घूर रहा था, जो किसी मेमने की तरह उसके सामने अपनी नज़रें नीचे झुकाकर वहां पर खड़ा था। एक लड़की को उठाकर लाने के लिए बोला था, वो भी तुम सबसे नहीं हुआ, नालायक कहीं के, किसी काम के नहीं हो तुम सब। अथर्व अपने सामने खड़े उस शख्स को गुस्से में डांट रहा था। ये उन्हीं गुंडों में से एक था जो रागिनी को पकड़ने गए थे। बॉस, हमने तो कोशिश की थी, पर पता नहीं कहाँ से वो लड़की और वो लड़का आ गए और उसके बाद एक और लड़का आया। उन सब ने मिलकर हम सब की खूब धुलाई की। उस लड़की को लाना तो दूर, हम उसे छू भी नहीं पाए, उस गुंडे ने डरते हुए कहा। बहाने बनाने में तो तुम लोगों ने पीएचडी कर रखी है कमीनों, काम तो होता नहीं तुम सबसे, बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। नालायक हो सब के सब। अथर्व अभी भी उन सब पर गुस्सा किए जा रहा था। तू शांत हो जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। और उस गुंडे की तरफ इशारा करके, तुम बताओ कौन थी वो लड़की जो उसे बचाने आई थी। दर्शन अथर्व को शांत कराकर उस गुंडे से बोला, पता नहीं सर, वो लड़की तो जानी पहचानी नहीं लग रही थी, पर हाँ, बाद में जो लड़का आया वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कहीं तो देखा था मैंने उसे, पर कहाँ देखा था। वो गुंडा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने लगा। फिर एकाएक चीखते हुए बोला, हाँ याद आ गया, उस लड़के को मैंने टीवी पर देखा था। पहले फिल्में बनाता था और अब बिजनेस करता है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? हाँ, विवान खन्ना, वही था। और उस लड़की को जान जान बोल रहा था। विवान खन्ना रागिनी को बचाने गया था। अथर्व के माथे पर बल पड़ गया। आखिर उसका और रागिनी का क्या रिश्ता है? हाँ सर, विवान खन्ना उस लड़की को बार बार जान बोल रहा था। उस लड़की ने तो उस पर गुस्सा भी किया था। और आपको पता है वो लड़की क्या कमाल की दिख रही थी, क्या फिगर थी उसकी, बिल्कुल मक्खन जैसे। छुई मुई लग रही थी, पर क्या मारती थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखी शेरनी हो। कहीं वो लड़की ये तो नहीं? अथर्व ने अपने फ़ोन में संजना की फ़ोटो दिखाया, जो उस दिन सौरे की रखी गई पार्टी में खींची थी। हाँ हाँ, यही लड़की थी सर। वो गुंडा उसे देखते ही संजना को पहचान लिया। दर्शन अथर्व को देखते हुए बोला, क्या तुम जानते हो इस लड़की को? अथर्व बोला, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ इस लड़की को। क्या लड़की थी ये, चाँद सा चमकता गोरा बदन, मक्खन जैसी फिगर और आंखों में एक अलग ही अकड़ था इसके। मेरे प्यारे भाई की प्रेमिका है ये लड़की। इसी की वजह से तो उसने मुझे थप्पड़ मारा था और मारने की धमकी दी थी। दर्शन ने उसके हाथ से संजना की फ़ोटो लिया और उसे देखते ही उसकी आंखों में एक बार फिर हवस नाच गया। लड़की तो कमाल की है, क्यों ना तुम्हारे भाई से पहले हम ही इसे चख लें। दर्शन अथर्व को टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला। बदले में अथर्व ने भी उसको हाँ में इशारा किया और दोनों के आंखों में हवस नाचने लगे। कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है तो कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ाता है। वैसे ही इन दोनों की हालत होने वाली है। मौत सर पर तांडव कर रहा है और कमीनों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। इन्हें क्या पता है, जिन्हें ये लोग अपने हवस मिटाने का जरिया समझ रहे हैं, असल में वो दुर्गा है, दुर्गा, जो खुद इन दोनों को भस्म करने के लिए आई है। सौर्य के ऑफिस में जब पाखी सोकर उठी तो उसकी नज़र अपने सामने बैठे सौर्य पर गई, जो वहीं उसके सामने सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था।
पाखी ने वक्त देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। दोपहर के 1 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, अचानक से पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी किसने उसका हाथ पकड़ा है। वो पीछे नहीं मुड़ी, बस ऐसे ही खड़ी रही। शौर्य एकदम आगे बढ़ा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? शौर्य के अचानक गले लगने से पाखी घबरा गई, क्योंकि आज से पहले शौर्य ने उस पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही किया था। आज पहली बार उसके इतने करीब आने से पाखी को ना जाने क्यों काफ़ी घबराहट होने लगी। अपनी होने वाली बीवी को अपनी बाहों में भरकर उसे यकीन दिला रहा हूँ कि ना ही वो अकेली है और ना ही हमारा बच्चा। शौर्य के मुँह से बीवी सुनकर पाखी के होश उड़ गए। वो हैरानी के भाव लिए पीछे मुड़ी और शौर्य को देखने लगी। हमारा बच्चा? उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ, हमारा बच्चा। शौर्य उसके गालों पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस कर लिया। इस पल पाखी को जो सुकून मिला, शायद ही ये सुकून उसे अपनी ज़िंदगी में कभी मिला होगा। लेकिन अगले ही पल अपनी असलियत को याद करके उसने शौर्य के हाथों को अपने गाल से झटक दिया और एकदम पीछे हो गई। नहीं सर, ये गलत है। आप मेरे बच्चे को सहारा देने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। पाखी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुम्हें किसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ या हमारे बच्चे को सहारा दे रहा हूँ? क्या जिससे प्यार करो उससे शादी करना ज़िंदगी बर्बाद करना होता है? शौर्य बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा और पाखी अपना एक एक कदम पीछे लेते हुए दीवार से सट गई। पापा प्यार? पाखी हकलाते हुए बोली। हाँ प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाखी, अभी से नहीं, जब से तुम्हें देखा था तभी से। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को इस समाज की गंदी सोच से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम पहली बार इस ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी, तभी तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शौर्य बोल रहा था और पाखी चुपचाप उसकी सारी बातों को गौर से सुन रही थी। पर क्या उस वक्त आपको पता था मेरे साथ? पाखी इतना बोलकर चुप हो गई। उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। शौर्य बोला, मुझे तुम्हारे मेरे कंपनी में आने से पहले पता था तुम्हारे साथ क्या हुआ, और जो भी हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, जिस्म से नहीं। और जहाँ मोहब्बत रूह से हो वहाँ पर जिस्म पर लगे खरोच की परवाह नहीं करते। पर मैं आपके लिए सही नहीं हूँ। और ये बच्चा? पाखी के आगे बोलने से पहले शौर्य ने कहा, ये बच्चा हमारा है पाखी, मेरा और तुम्हारा। अब इससे आगे कोई बहस नहीं। आज शाम को मैं अपने डैड से बात करूँगा। कल वो तुम्हारे घर तुम्हारे भाई भाभी और तुम्हारे मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करेंगे। शौर्य ने अपना फैसला सुना दिया। पाखी चुपचाप उसे देखती रह गई। मम्मा मैं नहीं करूँगी आपसे शादी। पाखी अपने नज़रें नीचे झुकाकर बोली। शौर्य बोला, क्यों नहीं करोगी शादी? क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ? नहीं, आप बहुत अच्छे लड़के हैं। मेरा वो मतलब तो क्या मतलब था? मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर क्या तुम मुझे पसंद भी नहीं करती? शौर्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके लिए सही नहीं हूँ, वो नजरें चुराते हुए बोली। शौर्य बोला, तुम ही मेरे लिए सही लड़की हो। मुझे मेकअप से सने हुए चेहरे नहीं पसंद। मुझे तो बस सादगी वाली खूबसूरती पसंद है जो तुम में है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ये झुकी हुई नज़रें, तुम्हारे ये कांपते गुलाबी होठों पर कभी कभार आती वो हल्की मुस्कुराहट, मुझे उन सब से मोहब्बत है। अब इससे आगे एक भी शब्द नहीं। मैंने लंच ऑर्डर किया है और तुम्हारी मेडिसिन भी मंगवा दिया है। लंच करके मेडिसिन खाकर यहीं पर आराम करो। मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। शौर्य सोफे पर लगा हुआ अपना ब्लेज़र उठाकर बाहर जाने लगा। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंचा था कि पाखी ने पीछे से कहा, मुझे घर जाना है। शाम को मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अभी हमारे बच्चे को भूख लगी होगी, पहले उसे खिला दो, वरना कहेगा उसके पापा बहुत बुरे हैं, उसकी मम्मा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा और पाखी के सर पर हाथ रखकर बाहर चला गया। काश दुनिया के सारे मर्द आपके जैसे होते तो शायद आज दुनिया में कोई भी लड़की के दामन पर अपवित्र होने का धब्बा नहीं लगता, और ना ही किसी के बच्चे के सर पर नाजायज़ होने का। शौर्य के जाने के बाद पाखी खुद से ही बोली और मुस्कुराते हुए आकर बेड पर बैठ गई। शाम के वक्त शौर्य खुद पाखी को उसके घर ड्रॉप करने गया।
पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी ही रही। उन दोनों में से किसी ने भी कुछ भी बोलने की जहमत नहीं की। पाखी के कहने पर सौरी ने अपनी कार पाखी के घर से थोड़ा दूरी पर ही रोक दिया और दूसरी तरफ से आकर डोर ओपन करके पाखी को नीचे आने के लिए कहा। पाखी बोली, थैंक यू सर। किस लिए? सौरी ने उसके चेहरे पर नजरें टिकाए हुए पूछा। मेरे घर ड्रॉप करने के लिए, पाखी नीचे देखते हुए बोली। सौरी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कार से सटा दिया और उसके बिल्कुल करीब आकर धीरे से उसके कान में कहा, और कुछ नहीं कहना? अचानक सौरी के इतना करीब आने से पाखी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। सौरी की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस कर वो अंदर तक सिहर उठी। सौरी ने जब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखा तो वो समझ गया वो घबरा रही है। सौरी ने अपना कदम पीछे ले लिया और इससे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। रात के अंधेरे में इस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक दो स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी। सौरी के दूर से आई आवाज़ सुनकर पाखी को एहसास हुआ सौरी उससे दूर जा चुका था। उसने जब अपनी आंखें खोला तो देखा सच में सौरी उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। सौरी बोला, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे अचानक तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। उसे कुछ ना बोलता देख सौरी ने आगे कहा, अभी अपने घर पर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मत बताना। आई थिंक तुम्हारे पेरेंट्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पाखी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और आगे बढ़ गई। उसका घर वहाँ से बमुश्किल 10-15 कदम की दूरी पर था। सौरी वहीं पर खड़ा होकर उसे जाता हुआ देखता रहा। पाखी कुछ दूर आगे बढ़ी कि अचानक उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ी और दौड़ते हुए आकर सौरी के गले लग गई। आई नो आप मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, वो उसके गले लगे हुए बोली। खुद पाखी के अपने करीब आने पर सौरी के दिल को एक अलग ही सुकून मिला। उसने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कान में कहा, चाहो तो पूरी ज़िंदगी का वक्त ले लो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। पाखी उससे अलग हुई और अपने घर चली गई। उसके घर के अंदर जाने के बाद सौरी भी अपनी कार लेकर आगे बढ़ गया। उसने संजना को कॉल किया, हेलो संजू, कहाँ है तू? भाई मैं तो इस वक्त घर पर ही हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज़ इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? दूसरी तरफ से संजना ने कहा। सौर्य बोला, नथिंग, आई एम फाइन, बस तुझसे कुछ बात करनी थी। तो फिर घर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका, संजना ने कहा और कॉल कट कर दिया। थोड़ी ही देर में सौर्य संजना के घर पर था। क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? संजना सौर्य से बोली, जो अभी अभी उसके घर आया था। वो दोनों इस वक्त हाल में लगे सोफे पर बैठे हुए थे। पहले मैं कॉफ़ी लाता हूँ, फिर बातें करेंगे। सौर्य उठकर किचन में जाने लगा, पर संजना ने उसे रोक दिया। आप रहने दीजिए, मैं बनाकर लाती हूँ। एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी बनाना जान। विवान अभी अभी ऑफिस से वहाँ आया और उन दोनों की बातों को सुनते हुए उसने भी अपने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सौर्य अपनी भौहें उचकाकर विवान से सवाल किया। ये कैसा सवाल है साले साहब, जहाँ मेरी जान वहाँ मैं। विवान अपना टाई लूज करते हुए मजाकिया लहजे में बोला, जिस पर संजना उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। जैसे बोलना चाह रही हो, कम से कम भाई के सामने तो थोड़ा सा शर्म कर लो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विवान वहाँ से चला गया, पर संजना वो तो अपनी नज़रें चुराते हुए वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि विवान ने उसके भाई के सामने उसे जान जो कहा था। जान, ये तुम्हें हमेशा जान ही कहकर बुलाता है क्या? सौर्य के सवाल पर संजना हड़बड़ा गई। वो मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो जल्दी वहाँ से किचन में भाग गई और उसके पीछे सौर्य हंसने लगा। क्या बात है भाई, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? फ़ोन पर भी आपकी आवाज़ काफ़ी बुझी बुझी लग रही थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? संजना सौर्य के सामने कॉफ़ी का मग रखते हुए बोली। सौर्य ना जाने किस सोच में गुम था। जब संजना ने अपनी बात कही तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया। सौर्य बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ सोच रहा था। और हाँ, तुझे एक बात बतानी थी। संजना बोली, बताओ ना भाई, क्या बात है? सौर्य बोला, वो पाखी ने सुसाइड करने की कोशिश की। वाट? संजना हैरान रह गई। संजना बोली, सुसाइड? पर क्यों? वो तो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी ना, तो फिर अब सुसाइड? आई मीन उसके दिमाग में ये चीज़ आई भी कैसे? सौर्य बोला, बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी की बात सुनकर संजना को दूसरा झटका लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले या क्या ना बोले।
वो खामोशी से अपने सामने रखे कॉफ़ी के मग को घूरने लगी। उसके आंखों में नमी छाने लगी थी, जो पलकों के दायरों को पार करके बाहर आने पर आतुर थी। दिल में दर्द का अंबार फूट पड़ा और दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर क्यों? हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या गुनाह है हमारा? क्या लड़की होना ही हमारा गुनाह है? पर अफसोस, इस सवाल का ना ही उसके पास जवाब था और ना ही किसी और के पास। ये तो सदियों से चलती आ रही है, गलती मर्द करता है और अंजाम औरतों को भुगतना पड़ता है। सीता माँ का अपहरण रावण ने किया था, पर अग्नि परीक्षा देकर खुद को पवित्र साबित सीता माँ ने ही किया था। जुआ में पांडव हारे थे, पर चीरहरण द्रौपदी का हुआ था। संजना अभी भी यही सब सोच रही थी, तभी उसके कानों में एक बार फिर सौर्य की आवाज़ पड़ी। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। सौर्य की बातें सुनकर संजना के होठों पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। वो अपनी जगह से उठकर सौर्य के पास आई और उसके गले लग गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।